जिसका कोई मुकम्मल जवाब नहीं, रफ कॉपी का वो सवाल हूँ मैं, और बस इतना सा है परिचय मेरा, डॉक्टर ऋषि गंगवार हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत सारे त्योहार बीते हैं अभी, तो थोड़ा सा त्योहार पे ये कभी कभी मन में ख्याल आता है कि कौन सा त्योहार बहुत अच्छा लगता है। तो जहां तक अब मेरा अनुभव हो चुका है, इस उम्र में आ गए हैं कि बेटियों को कौन सा त्योहार अच्छा लगता है, तो उसी में कुछ लिखा है। बेटियों का त्योहार हर बार मायके की याद दिलाता है। कहते हैं ना कि मायका कभी बूढ़ा नहीं होता है। शायद इसीलिए मुझे रक्षाबंधन, कजरी और भाई दूज बहुत पसंद है, क्योंकि ये मायके के त्योहार हैं। शादी के बाद सारे त्योहार ससुराल के हो जाते हैं। वैसे तो सारे त्योहार प्रेम और स्नेह के द्योतक हैं, पर बेटी की विदाई के बाद सभी त्योहार ससुराल के हो जाते हैं। बस राखी और भाई दूज मायके की रीत है और भाई बहन की प्रीत है। यहाँ भाई भी बैठे हुए हैं, बहनें भी हैं। भाइयों की बहनें जब नहीं आती होंगी तो उनको भी महसूस होता होगा। ऐसा नहीं कि ससुराल में त्योहारों की चमक नहीं है, ऐसा नहीं कि त्योहार में त्योहारों की चमक नहीं है, पर राखी और भाई दूज के नाम पर चेहरे की जो दमक होती है वो दमक नहीं होती है। मायके में ही हमारा ससुराल हमारे परिचय से जाना जाता है, और एक बेटी के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। वो सड़कें, वो मकान और वो पड़ोसी जैसे प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कौन कौन घर की बेटियां आई हैं। भाई बहन का यह त्योहार माँ पापा के खुशियों को दुगना कर देता है। भाई बहन का नाता बहुत गहरा होता है, और माँ बाप के बाद शायद सबसे पुराना रिश्ता यही होता है। कोई भी रिश्ता सब बाद में जुड़ते हैं, लेकिन माँ बाप के बाद जो पहला रिश्ता होता है वो भाई बहन का होता है। ये एक प्यार का बंधन है। धागे भले ही कच्चे होते हैं पर बहुत मजबूत होते हैं, और जब भाई बहन साथ बैठते हैं ना, तो यादों की पोटली से न जाने कौन कौन से किस्से निकल आते हैं। वो लड़ाई झगड़े, वो नोक झोंक, वो बगल वाली दादी और वो दूर की मौसी, वो बनारस वाली चाची और वो इलाहाबाद वाली बुआ, वो छुटकी की दादी और गुड़िया की अम्मी, वो मेले की घटना या शादी की बातें, वो अम्मा के किस्से और भाई बहनों की शरारतें, सब खुशियों का जायका बढ़ा देती हैं। ये मधुर स्मृतियां एक उमंग भर देती हैं, और मायके का घोंसला जब छूटता है ना, तो फिर उसमें लौटना बहुत कम होता है। बातें बहुत ही स्वाभाविक बातें हैं। कुछ बातें पूरी हो जाती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं। जो बातें पूरी हो जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं, जो बातें पूरी हो जाती हैं वो खत्म हो जाती हैं, पर बात करने में और बातों बातों में जो विचार बन जाते हैं वो ताउम्र रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। शब्द खो जाते हैं पर विचार हमेशा रहते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं, या यूं कहें कि जिंदगी के आखिरी छोर तक। और जो बातें अधूरी रह जाती हैं वो बड़ी कारगर होती हैं। कहने को वो अधूरी होती हैं, पर उनमें संभावनाओं के अनंत बीज होते हैं। कहने को वो अधूरी होती हैं, पर उनमें संभावनाओं के अनंत बीज होते हैं, और जहां बातें हैं वहां विचार हैं। कुछ विचार भटक जाते हैं और कुछ अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। पर अगर देखा जाए तो सही से भटक भी ले तो बहुत कुछ पाने की गुंजाइश रहती है। और ये भी बस एक संभावना ही है। इस अधूरेपन में भी बहुत कुछ बहुत खास है। जो अधूरा रह गया वो खत्म नहीं हुआ, क्या बात है। और जो पूरा हो जाता है वो खत्म हो जाता है। उसमें बहुत सारी संभावनाएं जीवित होती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। वो विचारों से दूर हैं पर शब्दों में हैं। दूरियां नहीं हैं पर नजदीक भी नहीं। और जो पाया ही नहीं तो खोया कहाँ। और जब खोने को कुछ नहीं तो बस पाने का विकल्प रह जाता है।
जो पाया ही नहीं तो उसे खोया कहाँ, और जब खोने को कुछ नहीं तो बस पाने का विकल्प रह जाता है। लेकिन खो तो हम तब देते हैं जब हम ये जान नहीं पाते कि कब तक कोशिश करें। खो तो हम तब देते हैं जब हम ये जान नहीं पाते कि कब तक कोशिश करें, और ये खुद ही जानना होता है। सीख तो हम दूसरों से भी जाते हैं, सीख तो हम दूसरों से भी जाते हैं, पर जानना खुद से होता है। और अब इस खोने पाने के सफर में, सीखने और जानने के सफर में एक बात समझ आई है कि ना सफर अहम है ना मंजिल, ना सफर अहम है ना मंजिल, कुछ अहम है तो वो है साथ। पूरा न सही अधूरा ही सही, पूरा न सही अधूरा ही सही, कम से कम संभावनाएं जीवित तो हैं। और इसीलिए इस खोने पाने के सफर में अपना समय न व्यर्थ करिए और ना ही अपने मन को विचलित करिए। इस खोने पाने के सफर में अपने मन को विचलित ना करिए, जो है वो पर्याप्त है। ऐसा कहता है मेरा अनुभव। धन्यवाद।